नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कानून व्यवस्था पर मोहन मंत्र। जब प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच मोहन सरकार अब एक्शन मोड में है। राजधानी भोपाल में हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में 3 घंटे तक लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर ढीला नहीं पड़ने दिया जाएगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन मंत्र से कानून व्यवस्था और बेहतर हो पाएगी और क्या सख्त निर्देशों और बैठकों के बाद वाकई प्रदेश में अपराधों का ग्राफ नीचे जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान, मोहन सरकार का क्या प्लान। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच मोहन सरकार की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे बेहतर किया जाए, इस पर 3 घंटे तक मंथन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जहां प्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने की बात कही, तो जिलों में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन 8वें सत्र में इस विषय को रखा गया था। पूरे सत्र में लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा चर्चा के लिए समय दिया गया, यानी मोहन सरकार हर कीमत पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना चाह रही है ताकि अपराधों में कमी आ सके। और नक्सलियों के लिए जैसे माननीय गृहमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी ठोस कार्रवाई होगी। अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए हमारी सरकार ने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई करके लगभग 19 बांग्लादेशियों को उनके अपने स्थान पर छोड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि और जहां भी राज्य में होंगे हम उन पर अपनी कार्रवाई बराबरी से करेंगे। पुलिस और अन्य विभाग मिलकर स्कूल, कॉलेज, महिला अपराधों में काउंसलिंग करें, सामाजिक संगठनों को भी जोड़े और इनके आसपास असामाजिक तत्वों पर सख्ती के साथ पुलिस और अन्य विभाग मिलकर के काम करे। इसके लिए पुलिस अपना स्वयं का सूचना तंत्र बनाए। एक हफ्ते पहले एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट आई थी। इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म में 3रे, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में 2रे, हत्या में 4थे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5वें स्थान पर प्रदेश को बताया गया है। तो बच्चों से अपराध में प्रदेश नंबर 1 पर था। शायद इसलिए भी इस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर से बेहतर करने पर जोर दिया गया। हालांकि अब कांग्रेस कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेर रही है। देश के लॉ एंड ऑर्डर ने सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं कि यहाँ पे लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, लगातार जिस तरह की घटनाएं हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। अभी छिंदवाड़ा की घटना जो सामने आई है, जिनमें छोटे छोटे नन्हे बच्चे अब काल के गर्भ में समा गए, ये बताता है कि मध्य प्रदेश पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम किया जाए। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मोहन मंत्र पर चलकर अफसर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे और एनसीआरबी के आंकड़े जो आए कि आने वाले दिनों में इनमें गिरावट नजर आएगी या फिर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सियासी रोटियां सेकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और लंबे अरसे बाद, और अगर मुख्यमंत्री की माने तो 8 साल बाद ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस राजधानी में की गई है। लेकिन जो कानून व्यवस्था की बात और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि आप जहाँ से आते हैं और उस पूरे विंध्य इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है कोरेक्स कफ सिरप। और चूंकि कफ सिरप इसलिए छाया हुआ अभी छिंदवाड़ा में वहाँ बच्चों की मौत के कारण, और इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और कहा है कि दोनों राज्यों के बीच तालमेल बैठाएं, सीएस और सीएम और डीजीपी मिलकर बात करें। तो ये कितना बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि नशीले पदार्थ एक बड़ा देश में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस दवाई का मिसयूज हो रहा है और इससे कोई असर होता देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस इलाके में? वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किस तरह से युवा पीढ़ी जो है धीरे धीरे ड्रग्स का शिकार होती जा रही है।
ड्रग्स से मेरा आशय यही है जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं जिनका उपयोग जो है नशे के तौर पर जो युवा पीढ़ी कर रही है। अभी आपने जैसे सिरप की बात की, फोरेक्स तो है ही है, फोरेक्स के अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, मृत संजीवनी शुरा, शायद इसका नाम आप लोगों ने सुना हो। जी। इसमें भी लोग कहते हैं कि 1 पाव के बराबर नशा होता है और शराब की तुलना में ये सस्ती है। इसी तरह से आप गांजा को देख लीजिए, और कुछ नशे का कारोबार तो सरकार की सहमति से अनुमति से होता है। शराब की दुकानें 11 बजे रात तक खुली रहती हैं, 12 बजे तक आप पी सकते हैं, होटलों में बैठ के फिर आप हंगामा कर सकते हैं। और भिन्न प्रदेश की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो भिन्न प्रदेश जो नशे का गढ़ बना हुआ है, यहाँ पे गांजा जो है, गांजे की बड़ी तस्करी होती है। आंध्र से गांजा आता है, उड़ीसा से गांजा आता है, बड़ी खेपें पकड़ी जाती है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट को देखिए कब का बना हुआ। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, कुछ दिक्कत आ रही शुक्ला जी। आपको गांजा उपलब्ध है, किराने की दुकानों में मिल जाता है, स्टेशन के बाहर पुड़ियों में मिलता है। तो नशे का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो पूरे देश में चल रहा है, और मध्य प्रदेश भी उससे छूता नहीं। लेकिन जो आपने कहा है कि अपराधों पे किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, तो जब तक आप सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप केवल आप बैठक करें और कलेक्टर और एसपी को आप ये कहेंगे साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप बेहतर की हो, कैसे बेहतर करेगा? आपके यहाँ पुलिस बल की कमी है, बढ़ती आबादी के बीच में आप पुलिस का वो देख रहे हैं अनुपात कितना कम हो गया है। 1 तिहाई की जिम्मे जो है पूरा शहर है या आधा शहर है, उसको मान लीजिए 2 थानों में बांट दिया गया है। तो आबादी हो रही है 5 लाख और 6 लाख। पुलिस बल को अगर आप देखिए तो 100 या 150 लोग जो है थाने में, उसमें भी आधे लोग जो है सड़क पे एंट्री करते आपको मिल जाएंगे, वसूली करते मिल जाएंगे, या सब सुविधा भोगी हो गए। मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी एक आप हमको विभाग बताइए जिसके कामकाज से आप संतुष्ट हो, या मैं संतुष्ट हूँ, या आम आदमी संतुष्ट हो। सारे तो संतुष्ट हो भी नहीं सकते ना। नहीं, सारे विभाग इसी तरह से हैं। कोई एक विभाग का काम तो आप बताइए जिसको आप अप्रिशिएट कर सके कि हाँ इसका कार्य प्रशंसनीय है। कौन सा विभाग काम कर रहा है? क्या ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहा है? जितने कानून बने हैं वो केवल नियम कायदों की आड़ लेकर पैसा कमाने के लिए बने। आरटीओ डिपार्टमेंट है, आपको क्या लगता है सारे वहां ठीक चल रहे हैं, ओवरलोड नहीं हो रहे हैं? सब कुछ उसी तरीके से है। तो ऐसे में आप जो है लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक कर पाएंगे? आपको सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, और आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इतनी तकनीकी आ गई है, आपको तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तो इस समय सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लग गए हैं, तो अक्सर आप देखिए कि अपराध के बाद में अपराधी पकड़ा जा रहा है। उसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, समाज को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है, और पब्लिक का एक इंटरेक्शन जो पुलिस के साथ। लेकिन ये जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो तो सब पढ़े लिखों के साथ हो रहे हैं ना। कि अगर हमने देखा कि दिल्ली में एक बैंकर 5 करोड़ 7 करोड़ गवा देता है, जिसको पूरे बैंकिंग सिस्टम की जानकारी है, और अगर वो बैंक के नाम पर ठगी का शिकार हो रहा है, तो पब्लिक की भी तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है, या खुद के अवेयरनेस करना पड़ेगी उनको। ये पब्लिक की अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। अगर हम सतर्क हैं तो हम ठगे नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम किसी अपराधी की गोली से कैसे बचेंगे? कोई महिला किसी बलात्कारी की गंदी निगाहों से, उसकी हवस से कैसे खुद को बचाएगी? इसका कोई तरीका है क्या? नहीं, ये तरीका तो पुलिस के पास भी नहीं इसका तो। नहीं, पुलिस के पास में है। पहले हम लोग देखते थे जो पुलिसिंग होती थी, जब साइकिल पर पुलिस थी तो अपराध कम थे। अब सुविधा भोगी हो गई पुलिस, उसको तमाम तरह की सुविधाएं दे गई है, तो वो केवल उसका सारा फोकस जो है पैसा कमाने में है। आप गश्त बताइए, आपके भोपाल में गश्त हो रही है क्या? रात में आपको पुलिस वाले मिलते हैं, गश्त करते हैं क्या? सीटी मारते हुए मिलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। ये आप रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट लिखाने जाइए तो तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है जब तक कि आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो, या कोई हीनियस क्राइम ना हो गया हो आपके साथ में। कोई आपको गाली दे दे, मार दे, 2 चांटा मार दे, 323 की रिपोर्ट पुलिस लिखेगी नहीं, कहेगी जाइए, तो होता रहता है, रोज होता है, तो जरूर तुमने गलती की हो। तो आपको सब चीजों को ठीक करना होगा। जब तक आप सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो केवल आप अधिकारियों की मीटिंग में ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं बड़ा संवेदनशील हूँ, बड़ा चिंतित हूँ, और 8 वर्ष में आप जब ये बैठक करते हैं, इस तरह की बैठक करते हैं, तो ये पता लगता है कि ये सब जो है बहुत औपचारिक है। अगर आप इसके प्रति गंभीर होते तो हर 3 महीने भी मीटिंग क्यों नहीं होती है लॉ एंड ऑर्डर की? आज तो ये कहा ही उन्होंने कि हर 3 महीने में रिव्यू करेंगे और साल भर में एक बैठक होगी। लेकिन इस तरह की बैठक नहीं होती है। लेकिन जो डीजीपी है या आईजी लेवल पर तो बैठकों का दौर तो चलता ही है। बिल्कुल चलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझको बताइए ना कि कोई आपको एसपी क्या, हम लोगों ने कई एसपी ऐसे देखे थे कि यही सरकारें होती थी, यही पुलिस बल होता था, लेकिन उनको काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती थी, खुद रात में निकलते थे ये देखने के लिए। आशा गोपालन थी, सापू थे, पात्रो थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे एसपी,
बहुत सारे ऐसे मैंने एसपी देखे हैं जो रात में खुद निकलते थे ये देखने कि उनका कर्मचारी थाने में सो रहा है, घर में है, कहाँ है, क्या काम कर रहा है। अब आपको कोई मुझे एक एसपी बताइए जो उस तरह से निकलता हो। नहीं, तमाम सारे एसपी ऐसे अब भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी ये जो निर्देश भी आज दिए गए और सबसे बड़ी ज़्यादा नक्सलवाद की बात करें, क्योंकि गृह मंत्री ने टारगेट दिया मार्च 2026, और जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो इलाका था कहलाता था नक्सलियों से प्रभावित कह सकते हैं ना, बालाघाट, कि उसको लेकर सराहना हुई केंद्र सरकार ने भी और टारगेट दिया गया है। एक वो बड़ी बात है शायद इस बैठक की, और दूसरा जो एक बात की गई कि जो अपराधी उनकी जमानत निरस्त की जाए। हाँ बिल्कुल मनोज जी, अपराधियों की जमानत निरस्त की जाए, ये वाला एक बड़ा कह सकते हैं बड़े अच्छी पहल यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि बार बार यदि अपराध करना आदतन अपराधी कर रहे हैं तो उनको देखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले में यदि नक्सलियों की बात करें तो मध्य प्रदेश वैसे भी नक्सलवाद से कम प्रभावित रहा है, हमारे यहाँ मूवमेंट रहा है नक्सलियों का, यहाँ कोई बड़ी वारदात वो आमतौर पर नहीं करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र से वो जो है जब वहाँ पे दबाव पड़ता था तो मध्य प्रदेश आ जाते थे, लेकिन अब चूंकि एक सभी राज्यों के साथ मिलकर यदि एक्शन केंद्र सरकार के निर्देश पे हो रहा है, तो यदि छत्तीसगढ़ में 2026 तक मार्च तक नक्सलवाद मुक्त होना है तो फिर मध्य प्रदेश में भी मुक्त होना है, तो वो लक्ष्य हमको वैसे भी हासिल हो ही जाना है छत्तीसगढ़ के साथ। और वहाँ तो फोर्स जब बस्तर दंतेवाड़ा पहुँच गई तो फिर बचा क्या? हाँ, तो नक्सलवाद लगभग समाप्ति की दिशा में ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका वो जोर नहीं रहा, वो भी समझौते की बात पर आ गए, बातचीत करने के लिए राजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रभाव वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय था कानून व्यवस्था, और ये इस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का जो एक पार्ट था कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी दिखाई दिया है। आप देखिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में जितने भी सत्र हुए हैं, बाकी सारे सत्र जो है लगभग 1.25 घंटे का समय दिया गया एक सत्र को, और केवल कानून व्यवस्था के सत्र के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है मध्य प्रदेश के लिए, तो कहें कि शर्मनाक स्थिति है कि बाल अपराधों में हम नंबर 1, अनुसूचित जनजाति के अपराधों में हम नंबर 2, बलात्कार के मामले में हम नंबर 3, महिला अपराध हत्या में 4, महिला अपराध के मामले में हम नंबर 5। मध्य प्रदेश में एसिड अटैक की घटनाएं भी दर्ज हुई हैं, मध्य प्रदेश में अपहरण की भी घटनाएं दर्ज हुई हैं। तो तरह तरह के अपराध के जितने भी प्रकार हैं वो सब मध्य प्रदेश उसमें सब में कहीं ना कहीं रेटिंग में है। तो ये वाकई चिंता की बात है कि जब हम इतना अच्छा से तंत्र पुलिसिंग का बन गया है, सीसीटीवी शांति के टापू का ये हाल है जी, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, आजकल हर पुलिस वाले के पास मोबाइल है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें, नई नई एफआईआर भी दी गई हैं। सब कुछ होने के बाद यदि प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कानून का भय लोगों के मन में नहीं है, ये बात यहाँ पर साबित होती है। वो भय पैदा करना कि कानून के डंडे का डर रहे अपराधियों के मन में, और जो सामान्य नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उनमें उसका डर ना हो, वो उससे सहज हो सके, ये बर्ताव करते। तो ये 2 पक्ष खासे महत्वपूर्ण है पुलिसिंग के, जिस पर जोर देने की जरूरत है प्रदेश में, तब शायद कुछ स्थितियों में काबू हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने आज चिंता की, 3 घंटे तक उन्होंने कलेक्टर एसपीओ के साथ बैठकर उस बात पर मंथन किया है। कुछ ना कुछ इसमें जो हम समझ सकते हैं कि अमृत भी निकलेगा, कुछ विष भी आया होगा जिसको कि दूर करने के उपाय किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये असरदारी होगा। जब आप चर्चा करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो समस्याएं भी समझ में आती हैं, निराकरण भी होता है, कुछ सुझाव भी अच्छे आते हैं, क्योंकि यही अधिकारी ही तो फील्ड में रहते हैं, यही अधिकारी आगे जाकर नीतियाँ बनाते हैं। जब मंत्रालय में या पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं तो वहाँ बैठकर यही लोग नीतियाँ बनाते हैं। तो नीचे के क्या अनुभव हैं, ऊपर क्या नीतियाँ हैं, और नीति क्या क्या खामी है, उसको कैसे दूर किया जाए, सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। एक बड़ा डिस्कस मुझे लगता है प्रभु जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कलेक्टर दौरा करे तो उसमें स्कूलों को शामिल करे। तो ये जो स्कूलों के हालात हम देख रहे हैं कि कहीं भोपाल में हम देख रहे हैं कि पुराने शहर में अभी 2 दिन पहले कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है 2 बार, कई सारे दूर दराज के कस्बों से खबरें आती। भोपाल में ऐसे तमाम स्कूल हमने देखे हैं, इसका कुछ असर होता देखेंगे। और ये जो बार बार निर्देश होते हैं कि स्कूलों के पास शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, सिगरेट तंबाकू नहीं बिकना चाहिए, ये एक बड़ा पहलू भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर कलेक्टर जाएगा तो सारी चीज़ें उस पर ध्यान देगा, फोकस रहेगा, तो कम से कम शिक्षा का स्तर भले बाद में सुधरेगा, लेकिन कम से कम बिल्डिंग का स्तर तो सुधर जाएगा। बिल्कुल। जो आपने जो बात कही कि स्कूलों के पास 50 मीटर के दायरे का पहले से है, लेकिन वो कानून का पालन कहाँ हो रहा है। आप ये देखिए कि वही सरकार शराब के ठेके देती है, कलेक्टर या नगर निगम जमीन देता है उनको, शराब या दुकानदार देते, उसको दुकान किराए पे नहीं मिल रही तो ये अब सरकारी जमीन देते हैं कि आप यहाँ पर दुकान लगा लीजिए।
वो ये जमीन तय करने, अनुमति देने वालों की जिम्मेदारी है। वो देखें स्कूल से दूर हो, मंदिर से दूर हो। और एक या नया ऐसे ज्ञान स्थान मिला से हमको दूर तो कि 10 नंबर पर कि ये मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ चल जाएगी दुकान। तो ये सिस्टम की खामी है ना, इसको दूर करना होगा आपको। निश्चित तौर पर सरकार को इस पे कड़क कदम उठाने होंगे। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, सब चीजें डाल दीजिए आप, दुकानों के साथ गूगल लोकेशन डालिए आपको, तो परमिशन देने वालों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये जगह पे दुकान देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। गूगल तो एक्यूरेट लोकेशन बता रहा है आजकल। तो सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो ये व्यवस्था करनी जब चाहिए। हाईवे से अंदर का कानून बना था तो लोग वहां भी जा ही रहते, यहाँ भी आप दूर खोल देंगे तो जाने वाला चला ही जाएगा। जिसको पीना है वो तो जाएगा ही जाएगा तलब। दूसरी बात जो आपने कही, जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर जाएं, दौरे करें, इसमें निर्देश से काम नहीं चलेगा मनोज। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसको लेकर हमने देखा है कि तमाम मंत्री और जो अधिकारी हैं उनको एक डायरी भरनी पड़ती है महीने भर की। उनको अपनी डायरी में बताना पड़ता है कहाँ कहाँ दौरे में गए, कहाँ कहाँ गए। ये निर्देश पहले से हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी शुरुआत ऊपर से होनी होगी। जब मंत्री मुख्यमंत्री दौरे पर जाएंगे तो वो यदि अचानक स्कूल में पहुंचने लगेंगे तो कलेक्टर भी पहुंचना शुरू कर देंगे। जब वहां पर एक नंबर दिया जाएगा सरकार का कि भाई जहां पे भी स्कूल में कोई समस्या है, बच्चे भी या कोई भी फोन पे शिकायत दर्ज करा दे, उस शिकायत की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बनाया जाएगा तो स्कूल में सुधार होगा। लेकिन वो स्थिति में सुधार नहीं होगा कि कलेक्टर, हम देख रहे हैं जन सुनवाई हो रही है, इतने सालों से जन सुनवाई हो रही है, व्यवस्था बनाई गई जन सुनवाई क्यों? बिल्कुल, कि जो लोगों की समस्याएं कलेक्टर, जिले की समस्या कलेक्टर स्तर पे या संबंधित जहां पर भी है उस स्तर पे सुलझ जाए। लेकिन होता यह है कि एक आदमी सालों तक चक्कर लगाता है उसी दफ्तर के और सुनवाई नहीं होती उसकी। हमने देखा ना, फिर खींच में आके उसने आग लगा दी। भोपाल में घटना हुई आग लगाने की, गाली तो करने की। ये व्यवस्था में सुधार होगा कि भाई आपने आवेदन दिया है तो आप एक आदमी को अपॉइंट, जिम्मेदारी दीजिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कि 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने में वो समस्या का या तो निराकरण करे, समाधान करे। यदि समाधान नहीं हो रहा है तो कारण उस फाइल को क्लोज करे। बिल्कुल, दोबारा वो आदमी आए तो उसको बताया जाए कि भाई ये तुम्हारा सरकारी जमीन पे तुम्हारा कब्जा था और ये तुम्हारा पट्टा नहीं हो सकता है। ऐसा यदि कोई मामला है तो उसका निराकरण किया जाए। लेकिन होता ये नहीं है। सिस्टम यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। पूरी व्यवस्था, चाहे पुलिसिंग की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, सारी चीज को, सिस्टम को एक बार आपको वर्तमान के समय के हिसाब से रिवाइव करने की जरूरत है। क्योंकि आपने धाराएं, कानून तो बदल दिया कि दंड संहिता से न्याय संहिता कर दिया, BNS कर दिया, लेकिन वो जो मोरस ऑपरेंडी है पुलिस की, वो तो बदलना की बहुत जरूरत है ना आपको। वो जरूरत है। आपने केवल धाराओं के नाम बदल दिए, अपराध तो वही है ना, कोई नई चीज तो नहीं जोड़ दी आपने, घटा दी। बिल्कुल, पुलिस का काम जो है केवल धारा चढ़ाना थोड़ी है। पुलिस का काम यदि है नागरिकों की सुरक्षा का है, देशभक्ति जनसेवा की बात करके वो काम कर रहे हैं तो जनसेवा करें वो, कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, ना कि समस्याएं बढ़ाई जाए। तो ये वहां पर देखना होगा। इस पूरे सिस्टम को ही यदि ऊपर से सुधार होगा तो होगा, नहीं तो आप कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करते जाइए। जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी ने कल कहा कि हर महीने 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी कलेक्टर। अब तो मुझे मुख्यमंत्री कह दिया कि VC लगवाए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए विधायकों के यहाँ भी। लेकिन ब्रजेश जी, हमने भी देखा लंबी ऐसी कई सारी बैठकें हमने देखी। पुलिस में एक सिस्टम हमने देखा है कि DGP से लेके DSP तक एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, हर एक चेन बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस को हैंड की जरूरत है, लेकिन हेड्स बढ़ते जा रहे हैं। कि आपने CP बना दिया, SCP बना दिया, DCP बना दिया, जोन बना दिए, तो आपने सिर बढ़ा दिए, हाथ नहीं बढ़ाए हैं पुलिस को। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। देखिए मनोज जी, समस्या तो है, लेकिन जब हेड बढ़ा दिए आपने तब हम ये सोचते हैं ना कि सुपरविजन बेहतर तरीके से होगा। यदि एक कोई मर्डर का मामला है, यदि सुपरविजन अधिकारी बढ़ गए हैं, DSP से हम एडिशनल DCP तक बात कर रहे हैं, तो जब आप चेक करोगे तो सजा का स्तर बढ़ना चाहिए ना एक मामले में। लेकिन हेड बढ़ने का भी फायदा नहीं हो रहा है ना, सिर्फ आप सर पे बिठा दिए, वही आदेश नीचे वाला दे रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? यदि थाना प्रभारी है या नीचे का अमला है वो बेहतर काम नहीं कर रहा है। अब हो ये रहा है कि एक TI को जो 4 लोगों को रिपोर्टिंग करना थी पहले, वो 14 को कर रहा है, बस 14 को कर रहा है, और 14 लोग डायरी देख रहे हैं, तब भी हम सजा का स्तर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये तो हमें हेड बनाने पे पहले सोचना होगा कि हमने हेड तो बना दिया है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ। आप देखिए कि कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात हो रही थी, तब ये कहा गया था कि इससे अपराधों में कमी आएगी, मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होगा, पुलिस को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो कलेक्टरों का दखल खत्म हो जाएगा, वो अपराधियों को सीधे जेल भेज सकते हैं। कितने अपराधियों को कमिश्नर सिस्टम में जेल भेज दिया। वो कहते हैं कि हमें यदि किराएदारों की जानकारी लेना है तो हमें बार बार कलेक्टर से आदेश निकलवाना पड़ता है। आपने भी वही कर रहे हैं, ढाक के वही 3 बात है ना, भाई कमिश्नर आदेश निकाल देता है कि भाई किराएदारों की जानकारी आपको देना होगा। क्या हो पाया? वो सिस्टम सुधर पाया? क्या ये अपराधियों को जेल में डाल पाए कि भाई ये जिला बदर की कार्रवाई करनी है, NSA लगाना है तो आपको कलेक्टर के दरवाजे, या कमिश्नर कोर्ट ही नहीं लग रही है। कमिश्नर कोर्ट ने कितने कर दिए।
ये सबसे बड़ा सवाल है ना। सिस्टम वही के वही है, तो सिस्टम में सुधार कैसे आएगा? आप जब जिम्मेदारी तय करोगे कि भाई ये फला मामला है और इस मामले में सुपरविजन अधिकारी ने क्या किया, आप देखिए सबसे बड़ा मामला हुआ, चर्चित मामला हुआ मछली वाला, अपराध दर्ज नहीं किया, कोर्ट में आप खड़े हो गए, कहाँ साहब कोई अपराध दर्ज नहीं है, तो ऊपर से नीचे तक किसने क्या देखा? भाई कौन जिम्मेदार है इसमें? जिम्मेदारी तय करना। शिकायतें तो है उसके खिलाफ, ऐसा नहीं आप उसका शिकायतें तो आपको दर्ज देखना चाहिए था कि अपराध दर्ज करने दो लायक है कि 3 नहीं। महीने हो या गए तो जांच के बाद, 4 अपराध क्यों नहीं महीने से दर्ज जांच कर हुआ? रहे हो और एक के इतने अधिकारी हैं, तो आप क्या देख रहे थे? तो आपको वो देखना पड़ेगा। चाहे ड्रग का मामला हो, यदि मध्य प्रदेश से राजधानी में आप देखिए कितने ड्रग के मामले पकड़ा रहे हैं। आप देखिए जगदीशपुरा में पकड़ा गया, 20 शहर में पकड़ा रहा है, तो आपने क्या कार्रवाई की? और जब ये नेक्सस पता चल गया आपको, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, तो पूरा आप तोड़ पाए क्या इसकी कोई गारंटी है कि अभी आगे कोई पकड़ाएगा नहीं? कोई आपने टीम बनाई, कोई एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में आपने टीम बना देते कि भाई जितना भी ये नेक्सस है पूरा भोपाल से खत्म करना है हमको, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में जाते आप। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ये बैठ के हैं, निश्चित तौर पर जो प्रभु जी कह रहे थे, इनसे फायदा होता है, अमृत भी निकलता, विष भी निकलता, लेकिन आप एक बार डांट फटकार लगा दोगे, इसके बाद आप फिर सो जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। एक सिस्टम बनाना होगा कि यदि सीएम ने बैठक ली है, तो यदि सीएस कह रहे हैं हर 2 महीने में हमें या 2 सप्ताह में बैठक करना है, तो आप ये देखिए ना कि जिस सिस्टम में एडीजी को लिखना पड़े कि भैया पुलिस वालों के भी चालान बना दो हेलमेट के, पीएचक्यू के बाद चेकिंग करना पड़े, यानी जे शहर में एडीजी के अगर आदेश नहीं माने जा रहे हैं तो डीएसपी और एडिशनल एसपी की कौन सुन रहा होगा? तो कौन सुन रहा होगा? तो आपको सुनवाना पड़ेगा, जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी ना आपको। यदि सीएम ने बैठक ले ली तो इसके काम क्या है? इसके बाद डीजीपी का काम आता है कि वो जो निर्देश हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में जो तय हुआ है उसको कैसे पालन कराया जाए। वो इतने सारे एडीजी हैं, फोकट में बैठे हैं पीएचक्यू में, सुबह आते हैं दोपहर तक, उसके बाद चले जाते हैं, 4 बजे अधिकारी हो गए, 4 बजे लौटते हैं, लंच पर जाते हैं। तो ये देखने वाला कौन है? उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, बांट दीजिए संभागवार उनको कि भाई आप मॉनिटरिंग करेंगे। आईजी क्या काम कर रहा है, डीआईजी क्या काम कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग ले लीजिए, आप एडीजी ले ले उसकी। तो मुझे लगता है तब जाके सिस्टम होगा। यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या करते हो? आप थाना प्रभारी को निपटा देते हो, उससे ऊपर किसी पर कार्रवाई हुई क्या आपकी? क्या आपने जिम्मेदारी तय की है कि एसडीओपी की जिम्मेदारी क्या है, डीएसपी की जिम्मेदारी क्या है, और एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी क्या है, फिर एसपी की जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी तय होना पड़ेगी ना। आपने बीट सिस्टम बना दिया, जो शुक्ला जी कह रहे थे, बीट सिस्टम बना दिया। अभी डीजी ने कल ही निर्देश दिए कि बाकायदा कैसे गश्त होनी चाहिए। तो गश्त करने वाला कौन है? चोरियां उस क्षेत्र में हो रही तो उसकी जिम्मेदारी कौन की है कि भाई आप गश्त कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि भोपाल में कई पार्किंग में बोर्ड लगा दिए कि थाना प्रभारी ने कि यहाँ गाड़ी अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करें या वाहन चोरी होते हैं, और नीचे हस्ताक्षर थाना प्रभारी। ये तो भोपाल के हाल है। और पुलिस क्या कर रही है? वहां पे अपनी गाड़ियां खड़ी करे ना, और वो देखे वहां पे कौन चोरी करने आ रहा है, उनको पकड़े चोरों को रंगे हाथ। तो जो काम पुलिस को करना चाहिए वो हो नहीं रहा है आज तक। अब बात सही है ये कि नीचे का अमला कम है, लेकिन जो मौजूदा अमला है वो भी बेहतर काम कर सकता है। हम देखते हैं एक क्षेत्र का गुंडा पूरे क्षेत्र पे साला राज करता है, तो पुलिस में पास तो थाना प्रभारी से पूरा अमला है ना। तो एक भय पैदा होने की जरूरत है। अपराधियों में भय पैदा होगा तो निश्चित तौर पर अपराधों पर अंकुश लगेगा, अपराध नहीं होंगे। लेकिन जब डर ही नहीं है कि सजा ही नहीं मिल रही है, 3 महीने मर्डर करने के बाद 3 महीने बाद जेल से बाहर आ जाएगा, रेप करने के बाद 6 महीने बाद बाहर आ जाएगा, तो कैसे आपको सजा होगी? फिर तो ऐसी लाशें मिलेंगी जैसे हमने देखा कोलार में मिली है, हाथ पैर काट के फेंक दिया। अब आप पता करते रहिए कि किसकी है, क्योंकि जिस अपराधी को बेखौफ है वो, उसे मालूम है कि पुलिस की जांच कैसे होती है। हम देख रहे हैं कोर्ट फटकार लगाता है कि जो मामलों में आपने जांच की है और जिस गाड़ी के शीशे टूटे हैं उस गाड़ी के वो कांच ही जब्त नहीं किए, उसका फोटो तक आपने नहीं लिया कि शीशे कैसे टूट गए, तो सजा कैसे मिलेगी? ये जांच पे सिस्टम पर जब आप कार्रवाई करोगे कि जिन लोगों ने जांच की है और दोषी रेप के मामले में दोषी हो रहे हैं, तो जांचकर्ता अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी लापरवाही से हुआ, और उसमें अपील करनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार आएगा। ऐसी बैठकों से नहीं आने वाला, जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, कार्रवाई करना पड़ेगी। बिल्कुल, वो भयभीन प्रीत हो नहीं सकती है, चाहे फिर अपराधियों भय हो चाहे अफसरों में। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो कानून व्यवस्था पर मौन मंत्र तो दे दिया, लेकिन जो मंत्र पर जिनको अमल करना है सारी जिम्मेदारी उनकी है। और ऐसा नहीं कि पुलिस को कोई पुलिसिंग सिखाएगा या कलेक्टर को कलेक्टरी, क्योंकि वो सब पढ़े लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मूल काम जो करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये उनको पता है। अब उसके पीछे उनके पर किसका दबाव है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या उसका निराकरण हो सकता है, इस पर जरूर बात हो सकती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।